अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, लेक्चर 38 में आपको मैंने क्वेश्चन 11 कहा था, तो वो होमवर्क ही कर लें, वो फिर मैं कल डिस्कस कर लूँगा। इसमें एक आखिरी चीज़ है मॉडिफिकेशन। अच्छा, मॉडिफिकेशन का जो जिक्र है आईएएस में वो है ही अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के साथ। तो उस पर आई बिलीव के जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है उसमें भी चूंकि सारी की सारी कैलकुलेशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली ही होती है, तो फिर ये उस पर भी एप्लीकेबल होगा। और बाकी रह गया फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल, तो उसमें तो हम सारा कुछ वैसे ही फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल में डाल ही देते हैं पी&एल में, तो उसमें इनको अमोर्टाइज्ड मॉडिफिकेशन पे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें तो जो कुछ भी फेयर वैल्यू में कमी बेशी होगी वो तो पी&एल में ही जानी है, और जो हमने कैश फ्लो लेना है वो हमने इंटरेस्ट इनकम ही बनानी है। तो इसलिए इसमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए जो आपको मैं मॉडिफिकेशन पढ़ाने लगा हूं ये है ही वो फाइनेंशियल एसेट्स जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे आते हैं। और ये मैं उन फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा हूं जो दूसरे का डेट है, उन्हीं में मॉडिफिकेशन होगी ना। मॉडिफिकेशन से क्या लगता है ना फर्क, मतलब कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में चेंज, शेयर्स की इन्वेस्टमेंट में तो नहीं ना को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता, तो उसमें तो कोई चेंजेस होनी भी नहीं है। वो ये थोड़ी कहेंगे कि आइंदा आपको डिविडेंड नहीं दिया करेंगे, पहले उन्होंने कौन सा डिविडेंड देने का वादा किया था। तो ये उन्हीं फाइनेंशियल एसेट्स पे एप्लीकेबल टॉपिक है जो दूसरे की लायबिलिटी है। तो इसमें होती हैं तीन क्लासेस, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। तो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल में तो वैसे ही हर साल कमी बेशी जो भी होती है वो पी&एल में चली जाती है, तो इसलिए रह गई बात अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। और चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर सारी कैलकुलेशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली ही होती है, तो इसलिए सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की चेंजेस की बात कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन है क्या? मॉडिफिकेशन ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में हो गई चेंज। बिल्कुल जो अभी टॉपिक पढ़ा है ना पिछली क्लास में, उसको उलट कर लेते हैं, यानी अब लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। अभी हमने लेक्चर 38 में लायबिलिटी की चेंजेस पढ़ी थी, तो वो भी तो चेंज था ना, मॉडिफिकेशन हो रही थी टर्म्स के अंदर, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में चेंज हो रही थी। तो उसी टॉपिक को अब इन्वेस्टर की शक्ल से देखते हैं कि अब उस बैंक के हवाले से क्या होगा जिसके फाइनेंशियल एसेट में चेंजेस आनी शुरू हो गई। तो इसमें दो बातें, या तो मॉडिफिकेशन के नतीजे में फाइनेंशियल एसेट डीरेकग्नाइज हो रहा होगा, और फाइनेंशियल एसेट डीरेकग्नाइज कैसे होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी इस पर मुझे दोबारा बात नहीं करनी, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हुए हैं कि फाइनेंशियल एसेट की डीरेकग्निशन में हम देखते थे कि ट्रांसफर हो गया है, और ट्रांसफर हुआ है तो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं डिस्कस। तो मॉडिफिकेशन के नतीजे में पुराना वाला डीरेकग्नाइज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो पेज नंबर 6 पे देखिए, पेज नंबर 6 पे मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट केस 1 और अगले पेज पे केस 2, ठीक है ये दोनों पेजेस? हाँ, लेकिन केस 1 केस 2 है ना? नहीं, केस 2 भी होगा यार। हाँ पिछले में ही, हाँ हो गया कागज पूरा। पेज नंबर 6 के एंड से मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ये टॉपिक है, और इसमें एक केस 1 है, और अगले पेज पे देखिए मिड में तकरीबन केस 2 है। केस 1 में क्या बात की हुई है? केस 1 में बात की हुई है कि अगर मॉडिफिकेशन हो जाती है और फाइनेंशियल एसेट हमारी बुक्स में मौजूद रहे, डीरेकग्नाइज नहीं हो रहा, तो हम लोगों के कैश फ्लोस चूंकि चेंज हो जाएंगे तो हमें अपने रिसीवेबल की फिगर भी बदलनी पड़ेगी, यानी हमें उसकी अमाउंट नई निकालनी पड़ेगी। कैसे नई निकालनी पड़ेगी, क्या समझ आता है कैसे नई निकालनी पड़ेगी? नहीं, डीरेकग्नाइज नहीं हो रहा अभी। कैश फ्लोस चेंज हो गए, तो हमारा जो अभी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट शो हो रही थी वो उतने पे होती रहे, चेंज हो जाए, कैश फ्लोस बदल गए, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना। कैसे, किसकी? अब जो नए कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, रेट कौन सा रखेंगे? ओरिजिनल वाला।
तो इसमें आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें। पॉइंट नंबर 2, केस 1 पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, पहले हमारी बुक्स में एसेट आ रहा था 400 का, इस वक्त हमारी बुक्स में बैलेंस इतना था, और अमोर्टाइज कॉस्ट का, और अब हमने जब नए कैश फ्लोज की फिर से डिस्काउंटिंग की तो वो आंसर आ गया 460। 60 का इंक्रीज आ गया, एसेट 60 और डेबिट कर देंगे तो इसका क्रेडिट P&L। पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम अभी पहले कर चुके, अभी जो पहले किया था लायबिलिटी में, जिसमें लायबिलिटी 10% रूल फॉलो ना होने की वजह से डीरेकग्नाइज नहीं हो रही थी, तो उसमें अगर कुछ चार्जेस देने पड़ रहे थे, जैसे वो क्वेश्चन 9 या 10 में 40,000 रुपये देने पड़े थे, तो क्या किया था उसका? तो और इफेक्टिव रेट नया निकाला था ना। पॉइंट 3 पढ़ लें। ठीक है, बिल्कुल आप जो अभी क्वेश्चन 9 किया था ना उसको सामने रख लें, बस वो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उस सवाल में हम बोरर थे, अब उसी सवाल को अगर लेंडर बन के सोचें तो ये बातें हो रही हैं। रेट नया निकलेगा तभी तो वो रिमेनिंग पे होगा, वरना रिमेनिंग पे हो नहीं सकेगा। अच्छा, अब जो अगले पेज पे पॉइंट नंबर 4 और 5 है, ये मेनली बस नॉलेज के लिए ही समझ लें आप, यानी इसका सवाल में कोई खास इंपैक्ट नहीं है, ये पुरानी बातें ही बस दोबारा की हुई हैं। तो पॉइंट 4 और 5 भी पढ़ लें। ये थ्योरेटिकल बात ही है, सब्जेक्टिव है, नॉलेज समझ लें बस। के बी में जो लिखा हुआ है अनमोडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स पे, शुरू में हम अनमोडिफाइड यानी जो ओरिजिनल थी उसकी बेस पे फैसला है। ओरिजिनल भी लिखा है ना साथ। ये अमाउंट की बात नहीं हो रही कि बस रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं। रिस्क की बात हो रही, हम नहीं, अमाउंट की बात नहीं हो रही, ये वही जो हम लोग क्रेडिट रिस्क देते थे, ये उसी की बात हो रही। ठीक है, और 5वां भी जो है वो उसने यही कहा है कि आप इंफॉर्मेशन देख के फैसला करना, सिर्फ ये ना देखना कि कैश फ्लो चेंज हो गया तो इसका मतलब रिस्क नहीं है, तो आपने इंफॉर्मेशन की बेस पे फैसला करना। तो ये एक थ्योरेटिकल चीज़ ही है। केस 2 ये आसान सी चीज़ है और इसको आप खुद ही पढ़ लें भी। केस 2 ये है कि अगर हम पुराना डीरेकग्नाइज कर रहे हैं तो पुराना गया नया आ जाएगा, और जब नया अब आएगा तो फिर वो सारी बातें अब से ऑनवर्ड चलनी शुरू हो जाएंगी, इनिशियल मेजरमेंट और इनिशियल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, वो जो 12 मंथ लॉसेस लेते हैं, अब वो सारी बातें आनी शुरू हो जाएंगी। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों पढ़ लें।
जी डन। अच्छा, इसका ना सवाल एक ही है और उसमें भी इम्पेयरमेंट थी, तो मैंने ये किया कि सवाल की प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए वो जो पास पेपर का सवाल था मैंने उसी का डाटा लिया और इम्पेयरमेंट के बगैर सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए एक सवाल और बना दिया। यानी बेसिकली मैंने पास पेपर ही का सवाल खालिस मॉडिफिकेशन का टुकड़ा उठा के वो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डाल दिया। मैं आपको पास पेपर का सवाल भी बता देता हूँ। पास पेपर्स के हिसाब से देखें तो पहले मैं बता रहा हूँ यासिर साहब की बुक का, मेरे पास फर्स्ट एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 14 पेज 276 पे क्वेश्चन नंबर 14। ये भी विंटर 2016 का ही सवाल है। जो मैंने होमवर्क दिया ना वो भी विंटर 16 का ही था, यानी 2 सवाल आए थे उस अटेम्प्ट में, 17 नंबर का एक और 8 नंबर ये फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट से विंटर 2016। तो इसमें ये क्वेश्चन 14 है, ऑन 1 जुलाई 13 XYZ परचेज्ड, और जिनके पास नई बुक होगी उसमें देख लीजिएगा आगे पीछे होगा, और जो लोग वैसे पास पेपर से देखते हैं सवाल तो ये विंटर 2016 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट भी है। अच्छा, जिनके पास यासिर साहब की बुक है इसमें ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। दूसरा पैराग्राफ नहीं, पहला पैराग्राफ जहां एंड हो रहा है लास्ट सेंटेंस, उसमें लिखा हुआ है कूपन इंटरेस्ट रेट इज 6% while the effective interest yield at the time of purchase was 1.5186%। ये 1 नहीं है, ये 4 है, ये है 4.5186%। ये 1 लिखा हुआ है, 4 की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 नहीं है 4 है। तो इस सवाल को, इसमें चूंकि इंपेयरमेंट भी है तो ये हस्बे तौफीक कर लीजिएगा, मैं इसमें से इंपेयरमेंट हटा के सिर्फ मॉडिफिकेशन के तौर पे कराने लगा हूं, और वो मैंने अपने सवालों में क्वेश्चन नंबर 10 डाला हुआ है। तो क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये ना जिन्होंने तीन सितंबर शाम 5 बजे के बाद डाउनलोड किया है उसमें मैंने ये सवाल ठीक कर दिया है। जिनके पास पहले है तो इसमें 5.5186 लिखा आ रहा है, वो 4.5186 है। हाँ जी, सवाल पढ़ लिया।
इसमें हमने 1 जनवरी 17 को, एक मैं ना वो फाइल अपलोड कर दूं, लें जी, जिन्होंने 3 सितंबर को 4:52 के बाद डाउनलोड किया होगा उनके पास सही फाइल आई होगी, मैंने अपडेट कर दी है। जिन्होंने इससे पहले डाउनलोड किया हुआ है वो उसको 5.5 की बजाय 4.5 कर लें। अच्छा जी, अब इसमें देखिए हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 1 जनवरी 2017 को, और अब ये मॉडिफिकेशन कब हो रही है? 1 जनवरी 20। इसका मतलब हमें 31 दिसंबर 19 तक तो आना पड़ेगा ना चल के, तो 31 दिसंबर 19 तक आ जाते हैं। पहले स्टार्ट किससे किया होगा? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से। तो कितनी फेयर वैल्यू थी इसकी? जी, इनिशियल अमाउंट कितनी थी फिर? ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं डालनी? नहीं, वो market value, अच्छा, उसको डालनी है। अगर खामोशी हो तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है वही फेयर वैल्यू होती है। तो 105 और साथ 1.5 रुपया मिला लें तो 106.5, और 1 मिलियन है तो बस यही मिलियन भी हैं, तो 106.5 मिलियन से टेबल स्टार्ट किया होगा। अच्छा, सॉल्यूशन से देख लें, वो I32 भी कराना है मैंने पूरा, सॉल्यूशन से देख लें, आसान सी चीज़ है, सॉल्यूशन से देख लें। हाँ, इसका सॉल्यूशन खोलें, वहां से बताता हूं। वर्किंग 1 पे आए पहले, वर्किंग 1 पे आए। यहां पर भी मैंने टेबल पूरा सिर्फ एंड टैली कराने के लिए बनाया हुआ, वरना पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी। वर्किंग 1 में देखिए 31 दिसंबर 19 तक, यानी वर्किंग 1 की पहली 3 लाइनों पे रुक जाएं आके, कितना बैलेंस आ रहा है? 31 दिसंबर 19 तक 102.77। ये हमारा अभी इस वक्त इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ रहा है। अब देखना हमने ये है कि मॉडिफिकेशन गेन है कि लॉस है। कैसे देखें? अब जो नए कैश फ्लोज हैं उनकी पीवी निकाल लेते हैं। अच्छा, नए कैश फ्लोज क्या हैं? नए कैश फ्लोज ये हैं कि एक तो जो साल रहते थे, कौन कौन से साल रहते थे? 20 और 21 रहते थे ना, और उसके अलावा वैसे भी एक साल आगे बढ़ा दिया। तो 31 दिसंबर 19 पे खड़े हैं हम अभी, और 1 जनवरी 20 पे खड़े हैं, और प्लान में चेंज ये हुआ कि 20 और 21 तो रहता ही था, अब उसने एक साल बढ़ा के 22 कर दिया, और इंटरेस्ट रेट भी यानी कूपन रेट 6% होता था, उसकी जगह क्या कर दिया? 6.25 2020 और 21 के लिए, और 6.5 2022 के लिए। तो अब हमारे जो रिवाइज्ड रिमेनिंग कैश फ्लोज हो गए, 2020 में कितना मिलेगा? 100 मिलियन रुपए का 6.25 मिलियन। 2021 में कितना मिलेगा? इतना ही। और 2022 में 100 तो वापस मिलेगा, 6.5 भी मिलेगा, 106.5। ये वाले कैश फ्लोज मिलने ना अब, तो इनकी हम डिस्काउंटिंग करेंगे किस रेट पे? वही जो ओरिजिनल इफेक्टिव रेट था। कितना था वो? 4 पॉइंट। तो आप देखिए वर्किंग 3 के अंदर, वर्किंग 2 के अंदर सॉरी, इनकी डिस्काउंटिंग की, वर्किंग 2
इनकी डिस्काउंटिंग कर ली और इनकी अमाउंट निकल आई 104.99। ये हमारी बुक्स में एसेट आ रहा है और अब हमारी रिकैलकुलेट की है हमने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट नए कैश फ्लोज और ओरिजिनल रेट को इस्तेमाल करके, जो नोट्स में पॉइंट नंबर 2 में कहानी लिखी हुई है सारी। और देखें कि गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है, 2.22। तो हमने इसकी एंट्री करनी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को 2.2 और बढ़ा देंगे, और चूंकि ये गेन P&L में जाना है तो वो P&L क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट और P&L क्रेडिट। P&L का वर्ड लिख दें वो भी सही है, मॉडिफिकेशन गेन लिख दें वो भी सही है। ओके अच्छा, ये जो हमने डिस्काउंटिंग की है इनकी, ये हमने उसी रेट पे की है जो इसका ओरिजिनल इफेक्टिव रेट है, और हमने पुरानी इन्वेस्टमेंट को ख़त्म डीरेकग्नाइज कर दिया नहीं। तो हमने इन कैश फ्लोज की पीवी जो भी इसमें इंक्रीज आनी थी वो डाल दी इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो अब रिमेनिंग टेबल एंड पे जीरो हो जाएगा या अब नहीं होगा? हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बस चेक कराने के लिए आपको मैंने वर्किंग 1 पूरी की हुई है। वर्किंग 1 देखें अब बाकी क्या हुआ। 2020 में देखिए बैलेंस में 2.2 और ऐड कर दिया मैंने। 2020 में देखें ओपनिंग के साथ 1 जनवरी को कर रहे हैं ना हम, तो ओपनिंग के साथ 2.2 ऐड कर दिया। अब जब 2020 का इंटरेस्ट लगेगा किस पे लगेगा? इस पूरे पे लगेगा ना, वो आता है 4.74। ठीक है, उसके बाद अब बाकी टेबल वैसे ही चलना शुरू हो गया, तो देखें एंड पे 0 हो गया। तो 2020 की एंट्रीज पूरी कर लें तो वो ये 4.74 की एंट्री है, और कैश वाली एंट्री मिस हो गई मुझसे, कैश की भी एंट्री डालनी है ना। 6.25 कैश की भी तो एंट्री आनी है ना। हाँ, वो अभी ये मैं सोल्यूशन में एक एंट्री मिस हो गई है। तो जिन लोगों ने अभी 5 बजे के बाद डाउनलोड किया है इसको, ये एंट्री एक और आ रही है इसमें, उसमें मैं डाल चुका हूँगा, आप लोग इसमें खुद ऐड कर लें। तो ये मॉडिफिकेशन डन। अब आए जी अगले नोट्स IAS 32 पे। अच्छा, IFRS 9 के अंदर हेजिंग रह गई है, वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। तो मैंने अपना प्लान थोड़ा सा रिवाइज़ किया है। पहले मेरा इरादा ये था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूरे करा लूँ, लेकिन मैं इस वीकेंड, ये जो भी अगली 2 क्लासेस और होंगी, इसको यूटिलाइज इतना करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ना बेसिक कंसोलिडेशन कोशिश करूँगा रिवाइज़ करा दूँ, और बेसिक जो आपने बचपन में पढ़ी थी। क्योंकि मेथड का फ़र्क हो सकता है, इसलिए मुझे करानी तो दोबारा पड़ेगी, लेकिन उतना टाइम इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि और बहुत कुछ है। तो जिन लोगों ने कैफ 7 में कंसोलिडेशन पढ़ी हुई है लेकिन किसी और टीचर से पढ़ी हुई है, तो चूंकि मेथड का फ़र्क होगा तो इसलिए मजबूरन मुझे रिवाइज तो सारी ही करानी पड़ेगी। लेकिन टाइम नहीं है कि मैं ऑलरेडी इसके लिए 2 क्लासेस तो मैंने रखी हुई हैं। 2 क्लासेस मतलब 2 दिन तो रखे हुए हैं। तो अगर आपको उसमें मज़ीद कोई मुश्किल आए तो आपको प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं फिर भी ना काफ़ी सारे सवाल आपको कल दे दूंगा, बेसिक कंसोलिडेशन के नाम से फाइल अपलोड करूंगा, तो उसमें कैफ 7 के ही मेनली सवाल होंगे। कैफ 7 के पास्ट पेपर्स के होंगे और कुछ मैंने खुद बनाए होंगे, ताकि आप बेसिक की प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद फिर हम लोग ये जो CFAP लेवल की कंसोलिडेशन है, ताकि अगले वीक में हम वो कर सकें। तो मैं बस ये चाह रहा था कि कंसोलिडेशन का ना प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लास्ट वीक में भी क्लास नहीं हो सकी थी, उससे पहले भी मैंने कुछ क्लासेस मिस कर दी थी। तो उसकी वजह से अब सितंबर चढ़ गया चूँकि, तो कंसोलिडेशन का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो मैंने फिर ये फैसला किया कि हेजिंग चूँकि एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो IFRS 9 की हेजिंग को मैंने पोस्टपोन कर दिया, वो कंसोलिडेशन के बाद कराऊंगा फिर।
तो कल से इंशाल्लाह फिर मैं कंसोलिडेशन पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो अभी स्टेटस ये है कि हमारा तकरीबन जो ग्रेड 2 करा रहा था मैं आपको, वो आधा हो गया है, बाकी आधा रहता है। तो मैं फिर कंसोलिडेशन के बाद उस पर वापस आ जाऊंगा। मैं एक मिनट ये वो फाइल सही वाली अपलोड कर लूँ जरा। IS 32 ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ही प्रेजेंटेशन के हवाले से इसका नाम बनता है, चलो जो भी नाम बनता है, प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रेजेंटेशन। आसान IS है, इसमें एक दो छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अदरवाइज ये आसान है। IFRS 9 में रिपीट कर रहा हूँ, IFRS 9 में हेजिंग रहती है और वो मैंने पोस्टपोन कर दी है। कंसोलिडेशन में बस चाह रहा हूँ कि कंसोलिडेशन पे फोकस करके, कंसोलिडेशन एक बार हाथ में आ जाए ना तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि कंसोलिडेशन से स्टूडेंट को भी एक ज़हनी तौर पे तसल्ली हो जाती है कि 25 नंबर का सवाल है जो मस्ट पेपर का, वो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड्स वो हौसले के साथ कवर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रोक के कंसोलिडेशन पे शिफ्ट कर लिया। IS 32 प्रेजेंटेशन, IFRS 9 में एक चीज और बतानी है, हेजिंग। IFRS 9 खत्म, IS 32। IS 32 में छोटा सा IS है, इसके नोट्स पे आइए। इसमें पहले पेज पे तो खैर जो डेफिनेशंस हैं प्रॉपर वो लिखी हुई हैं। इनमें से जो डिस्कशन हम 7 पहले कर चुके हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बता चुका हूँ क्या होता है, वो डेफिनेशन मैंने अब लिख दी क्योंकि इसमें डिफाइंड है। फाइनेंशियल एसेट ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल एसेट की कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, ये तो आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। जो डी है ये थोड़ा सा मुश्किल ही लगेगा, तो खैर है, इस पर कोई एक्सप्लेन करने को थोड़ी कहा जाएगा कि इस पर नोट लिखें कि इस डेफिनेशन का पार्ट डी क्या था, इस पर नोट लिखें। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा एक पॉइंट है, हो सकता है कुछ होता हो ये मुल्कों के अंदर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये उतनी डेवलप, चूंकि फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में एप्लीकेबल भी नहीं होता। तो पॉइंट डी समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बस नहीं, दफा करें। फाइनेंशियल लायबिलिटी में मेन बात जो मैंने आपको बतानी है वो इसकी डेफिनेशन का पार्ट ए है। पार्ट बी भी वैसे ही, जैसे नहीं बल्कि पार्ट बी भी बताऊंगा इसमें। फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, और इसको सेटल करने के लिए या तो बाय कॉन्ट्रैक्ट हमने पैसे देने होते हैं, या कुछ और नॉन कैश एसेट्स भी हो सकते हैं, या फिर ये हमारी ही शेयर्स में सेटल हो सकती है, यानी बाय कॉन्ट्रैक्ट हमारे शेयर्स में सेटल हो सकती है। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि
जो दूसरी पार्टी है उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा ले, नहीं तो फिर ये कन्वर्टेबल्स कहलाते हैं, कन्वर्टेबल्स। ये भी हो सकता है कि तय हो कि एंड पे शेयर्स मिलेंगे, तो भी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी ही है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जिसको सेटल करने के लिए या तो कैश देना है, या कोई नॉन कैश एसेट एग्री हुआ है, या फिर हमने अपने शेयर्स देने, तो ये होती है फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं, जो बेसिकली IAS 32 का मकसद है या मेन एरिया है उसका, वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, पढ़ते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये भी पहले बता चुका था आपको। पेज 1 के ऊपर प्रेजेंटेशन, इसमें सबसे पहली हेडिंग डाली हुई है मैंने, लायबिलिटी और इक्विटी। यानी कि हमने जो पैसे किसी से पकड़े हैं उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है कि इक्विटी रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर हमने लोगों से पैसे लिए और बदले में उनको ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दिए, तो हमने उनसे पैसे लिए हैं ना, तो अब उसके बदले हम उनको ऑर्डिनरी शेयर्स दे चुके, कल को कंपनी बंद होगी उनको पैसे वापस करने होंगे, तो क्या ये लायबिलिटी है या इक्विटी है? इक्विटी है, क्योंकि पैसे वापस कितने करने हैं, कब करने हैं, ऐसा कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, तो फिर हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है ना, तो इसलिए ये इक्विटी है। यानी लायबिलिटी और इक्विटी में मेन चीज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। और मिसाल देखिए, अगर हमने किसी से लोन पैसे लिए हैं और बदले में उसको डिवेंचर्स दिए हैं, और डिवेंचर्स एक बोरिंग होती है और उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसमें लिखा हुआ है कि हमने 15 साल के बाद आपको पैसे पूरे वापस कर देने हैं, तो अब ये जो पैसे लिए हैं ये लायबिलिटी या इक्विटी? क्यों? क्योंकि अब हमारा कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेशन आ गई। तो लायबिलिटी रखना है या इक्विटी रखना है, इस बात का फैसला नाम देख के नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन देख के होता है। और मिसाल समझें, अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं और प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं उसको, प्रेफरेंस शेयर्स, तो नाम शेयर्स है, लेकिन अगर उसमें यह तय है कि हमने आपको पैसे 10 साल बाद वापस करने ही करने हैं, तो अब हो गई ना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो फिर ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर हमने कहा होता कि नहीं, पैसे वापस करने का कोई वायदा नहीं है, कंपनी की जब तक जिंदगी है तब तक हमने पैसे वापस नहीं आपको करने, हाँ खत्म हो गई कंपनी तो फिर जब सब पैसे ले रहे होंगे तुम भी ले लेना, तो अब ये लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सिर्फ नाम पे नहीं जाना कि प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, हमने लायबिलिटी और इक्विटी का फैसला कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के मुताबिक करना होता है। यह बात यहां पॉइंट 1 और 2 में लिखी हुई है, पढ़ना है तो पेज नंबर 1 के एंड पे लायबिलिटी एंड इक्विटी पॉइंट 1 और 2 दोनों पढ़ लें। क्या पॉइंट नंबर? ये तो वही ऊपर बात की हुई थी ना, तो डेफिनेशन का हिस्सा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और एक्सचेंज एनी फाइनेंशियल एसेट। ये मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में सारी चीज़ें हों, इसकी कोई मिसाल मेरे जहन में है नहीं, डेफिनेशन का हिस्सा है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं?
हमने डिवेंचर इशू किए और इन्वेस्टर से कहा कि आज 100 रुपए दे दो, तुम्हें फिर 5 साल तक 10% मिला करेगा और 5वें साल 100 रुपया वापस ले लेना। इसके मुकाबले पे कूपन रेट रखा है 10%। इसके मुकाबले पे डिवेंचर इशू किए 100 रुपए पे और लोगों को कहा कि हर साल तुम्हें 6 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने 6% डिवेंचर इशू किए हैं। और 5 साल के बाद चाहो तो 100 रुपए ले लेना कैश, और चाहो तो तुम इस बॉन्ड के बदले 8 शेयर्स ले लेना। तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल करे। ये डिबेंचर्स कहलाते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कि जिस इन्वेस्टर से हमने पैसे लिए हैं उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एंड पे कैश ले ले, चाहे उसको हमारे ही ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा ले। कन्वर्ट मतलब हमें डिबेंचर वापस कर दे और हमसे 8 शेयर दे ले। ये इन्वेस्टर भी 100 रुपए दे रहा है, ये इन्वेस्टर भी 100 रुपए दे रहा है, जबकि उसको 10% हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फिर ये क्यों 100 रुपए दे रहा है? क्योंकि उसको यकीनन उम्मीद होगी कि जो मुझे कल को शेयर्स मिल जाएंगे वो यकीनन इस 100 रुपए से ज्यादा वर्थ के होंगे और मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। वरना इस केस में तो उसको 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल बाद उसका पैसा वापस मिल जाएगा, खत्म, अल्लाह हाफिज, जाओ। लेकिन जहां पर उसका कंपनी से ओनरशिप वाला रिश्ता बन जाएगा, तो अगर ये 100 रुपए दे रहा है, इस 6 के बावजूद 100 रुपए दे रहा है, हालांकि वो 10 इंटरेस्ट की वजह से 100 रुपए दे रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 100 रुपए दे रहा है ये फिर 2 वजहों से 100 रुपए दे रहा है। एक, इस लालच में कि मुझे 100 कल को वापस और 6 रुपए इंटरेस्ट मिला करेगा, और दूसरा इस लालच में कि कल को मुझे शेयर्स मिल जाएंगे। दोबारा नहीं, 100 हो तो सकते हैं ना, लेकिन अगर शेयर्स हल्के हुए तो फिर वो 100 रुपए लेगा ना। यानी 100 और सिर्फ इस 6 रुपए के पीछे तो नहीं ना 100 रुपए दे रहा, कल को 100 वापस भी तो लेना है ना। तो ये जो इन्वेस्टर आज 100 रुपए दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस इंटरेस्ट और कल को कैश लेने की वजह से नहीं दे रहा। हाँ, उसकी वजह से भी दे रहा है, लेकिन 6 में भी खुश है वो। देखें, इस इन्वेस्टर को कल को 100 वापस मिलना था और हर साल 10 रुपए मिलने थे, इसको 6 रुपए मिल रहे हैं हर साल, तो फिर ये क्यों आज 100 रुपए दे रहा है? क्योंकि उसको आज ही लालच नजर आ रही है, लालच नहीं, खैर उसको इंसेंटिव नजर आ रहा है कि कल को मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा मजीद पैसे दिए बगैर। तो फिर ये जो 800 रुपए दे रहा है वो इन शेयर्स के लिए भी तो दे रहा है ना। तो अगर किसी कंपनी को शेयर्स लेने के लिए एडवांस पैसे जमा करा दिए जाएं तो वो उस कंपनी को लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए या इक्विटी रिकॉर्ड करनी चाहिए? जिसने शेयर देने, नहीं, एडवांस फॉर शेयर्स है, ये इक्विटी होती है। 5 साल बाद शेयर देना, लेकिन ये इक्विटी, अगर किसी कंपनी ने शेयर्स के बदले एडवांस, वैसे होते नहीं है एडवांस, लेकिन अगर है ही एडवांस फॉर शेयर्स तो फिर ये इक्विटी होती है। लायबिलिटी किस बात की? क्या हमने उसको पैसे देने? इक्विटी ही देनी है ना, यानी उन पैसों के बदले वो हमारा इक्विटी होल्डर ही बन रहा है ना। देखें, अगर कोई कंपनी को पैसे दे रहा है शेयर्स के, कल के मुझे शेयर्स चाहिए, शेयर कैपिटल नहीं क्रेडिट करेगा, अभी कोई नाम बना लेगा, लेकिन इक्विटी में रखेगा ना, लायबिलिटी तो नहीं ना रखेगा। चूंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूं, शेयर ऑप्शंस। अगर किसी इंडिविजुअल के पास शेयर ऑप्शंस हैं तो उसको भी शेयर तो नहीं ना इशू किए, लेकिन शेयर ऑप्शंस इक्विटी में ही आती है ना। तो ये जो इन्वेस्टर आज हमें 100 रुपए दे रहा है, इसके बदले हमने उसको कल शेयर्स देने हो सकते हैं ना। लाजमी शेयर्स देने नहीं, हो सकता है पैसे देने पड़े, और कम से कम ये तो देने ही देना है कैश। तो इस 100 रुपए में फिर दोनों पोर्शन शामिल है। दोनों पोर्शन यानी इसमें कुछ पोर्शन लायबिलिटी का भी है,
क्योंकि हमने इसको 6 रुपए तो बहरहाल कैश देना है और कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड है 6 रुपए कैश देने के लिए, और 100 रुपए भी देना पड़ सकता है, तो हमने उसको कैश तो देना ही है ये और शायद ये भी। तो चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन आ गई तो लायबिलिटी बनती है, और चूंकि कल को शेयर्स भी देने पड़ सकते हैं, मजीद पैसे लेंगे शेयर्स के, तो फिर इसका मतलब इन पैसों में फिर शेयर्स के पैसे भी हुए ना, तो इस 100 रुपए के हमें 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये है तो एक ही एग्रीमेंट ना कि आपको डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट एक है लेकिन इसमें टुकड़े 2 हैं, इसलिए इसको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और सही रिकॉर्डिंग तभी होगी कि अगर आज हम इसको रिकॉर्ड करते हुए एक टुकड़ा लायबिलिटी के तौर पे और एक टुकड़ा इक्विटी के तौर पे रिकॉर्ड करें। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी दोनों जायके शामिल हैं। अब हमें इन दोनों को करना पड़ेगा अलग अलग। अलग अलग कैसे किया जाए? अलग करने का तरीका यह है कि यही कंपनी इतने ही टाइम पीरियड के लिए इसी क्रेडिट रिस्क के साथ, यानी जिस मैंने इसलिए सेम कंपनी कहा है, सेम कंपनी मतलब सेम क्रेडिट रिस्क, सेम सिक्योरिटी, सेम टर्म 5 साल, यानी सब कुछ सेम। अगर ये डिबेंचर इशू किए जाते नॉन कन्वर्टेबल, यानी बस सिर्फ कैश रिडेम्पशन वाले, तो इन्वेस्टर कितने परसेंट इंटरेस्ट पे खुश होते? 10% पे। तो फिर हम इसका लायबिलिटी कंपोनेंट ऐसे निकालेंगे कि इसको इग्नोर कर दें। अगर इसको इग्नोर कर दें तो ये इन्वेस्टर को कल को कैश कितना मिल रहा होगा? 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए और 100 रुपए। ये बात दोबारा सुने। करने क्या लगे हम? आज करने लगे कैश डेबिट 100 और क्रेडिट 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तो वो तोड़ना कैसे है वो समझाने लगा हूं। ये डिबेंचर एक्चुअली लीगली कल को कितना इंटरेस्ट दिया करेगा? 6 रुपए। यही इन्वेस्टर जो कल को 6 रुपए ले रहा है इंटरेस्ट, अगर फिलहाल इस चीज को इग्नोर कर दें तो उसको कल को कितना कितना कैश मिल रहा होगा? 6 6 6 6 6 और 100। अगर ये इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करता और सिर्फ इंटरेस्ट और रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्ट करता तो फिर उसको यकीनन 10% देना पड़ता। तो अब इस 10% ही को इस्तेमाल करके इनकी डिस्काउंटिंग करेंगे, क्योंकि देखें 10% इंटरेस्ट वो ले रहा है जिसको सिर्फ कैश चाहिए, तो कैश तो उसको यही मिल रहा है ना फिर। तो इसकी हम डिस्काउंटिंग करेंगे 10% पे। अच्छा, 10% क्या है? सिमिलर रिस्क, सिमिलर टर्म्स, सब कुछ सिमिलर। सिर्फ कन्वर्जन ऑप्शन ना होती तो लोग कितना इंटरेस्ट मांगते, लोग कितने इंटरेस्ट पे राजी हो जाते। इन अदर वर्ड्स, मार्केट में कितना इंटरेस्ट चल रहा है उस रेट पे इसको डिस्काउंट किया जाएगा। जो आंसर निकलेगा, लेट से 91 आंसर आ गया लेट से, तो 100 रुपए में से 91 लोन रिकॉर्ड होगा और बाकी 9 रुपए इक्विटी रिकॉर्ड होगा। तो पेज नंबर 2 पे आइए। पेज नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें सारा, पॉइंट 1 सारा पढ़ लें, यही एग्जांपल ही दी हुई है, और पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें। और बिल्कुल पॉइंट नंबर 3 पूरा, यानी जो दोनों डब्बे बनाए ना, दोनों पॉइंट 1 और पॉइंट 3 पूरा पढ़ लें।
हाँ जी, ये फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इशूइंग सच एन इंस्ट्रूमेंट सब्सटेंशियली द सेम एज इशूइंग साइमल्टेनियसली अ डेट इंस्ट्रूमेंट विद एन अर्ली सेटलमेंट प्रोविजन एंड वारंट्स टू परचेज ऑर्डिनरी शेयर्स। इसमें ये मतलब है कि अब जैसे मैंने 100 रुपए के टुकड़े किए ना, 100 रुपए मैंने कहा 91 रुपए लाइबिलिटी और 9 रुपए, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि हम 91 रुपए इस चीज के ले रहे हैं और 9 रुपए इस बात के ले रहे हैं कि तुम्हारे पास शेयर्स लेने का हक है। यानी हम इन सब्सटेंस दो वादे कर रहे हैं, एक उसको लोन का वादा कर रहे हैं कि कैश वापस मिलेगा, और दूसरा हम कह रहे हैं तुम्हारे पास हक है, तुम शेयर्स ले सकते हो। ये वो बात लिखी हुई है। अच्छा, जल्दी से जबानी हो जाएगा वैसे, मतलब कैलकुलेटर पे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 फड़का दें जल्दी से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेटर पे हो जाएगा, जल्दी कर लें। इतनी देर का सवाल तो नहीं है यार। ये 20,000 P&L में कहां से आ गया? पहली एंट्री में देखो। वो हमने फेयर वैल्यू, हाँ जी, ये बचपन में सिखाया था IFRS 9 में कि इनिशियल हमने मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे करनी है, अगर ट्रांजैक्शन प्राइस और उसमें डिफरेंस है तो वो P&L को जाएगा। तो ये वो वाला 20,000 है। ये सारा कुछ याद रखना है। ठीक है, डन। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें, ये भी पढ़ के समझ आना चाहिए, बल्कि मैं बता देता हूं फिर पढ़ लीजिएगा। जरूरी है कि ये एंड पे कन्वर्ट करवाएगा? नहीं, अक्लमंद होगा तो क्या करेगा? देखेगा फायदा किसमें। ये अगर 100 रुपए से ऊपर बनता होगा तो इस पे चला जाएगा, 100 से कम बनता होगा तो इस पे चला जाएगा। लेकिन ये 5 साल बाद पता चलेगा। हो सकता है अभी 2 साल गुजरे हों। अच्छा, अभी इनिशियली हमने 2 टुकड़े कर लिया ना,
2 साल गुजरे हों और कंपनी के हालात हो जाएं खराब, यानी शेयर प्राइस डाउन हो जाए, तो हमें लगेगा कि ये तो कभी भी कन्वर्जन में नहीं जाएगा, हमेशा कैश ही वापस लेगा। इसी तरह उलट कर लें, कंपनी के हालात हो गए बहुत अच्छे और ये बहुत महंगा हो गया और हमें यकीन हो गया कि इसने लाजमी कन्वर्ट ही करवाने, इवन देन हम क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करेंगे, जैसे अकाउंटिंग चल रही है चलाते रहेंगे, हम दरमियान में चेंज नहीं कर देंगे। हालात देख के हम दरमियान में चेंज नहीं कर देंगे। ये नहीं करेंगे कि अगर 2-4 साल गुजरे हैं और हमें लगना शुरू हो गया कि ये तो नहीं जाता कन्वर्जन पे, ये तो कैश ही लेगा, तो इक्विटी कंपोनेंट खत्म नहीं कर देंगे। इसी तरह से अगर हालात बहुत अच्छे हो गए कंपनी के, शेयर बहुत महंगा हो गया और हमें यकीन है कि ये शेयर्स में ही कन्वर्ट करवाएंगे, तो हम लायबिलिटी खत्म नहीं कर देंगे, हम एंड का इंतजार करेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ। ओके, पॉइंट नंबर 4 समझ लें। ये जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो इस पर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हो सकती है। फर्ज कर लेते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई 5 रुपए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5 रुपए आ गई। इस 100 रुपए के पीछे ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5 रुपए आ गई। फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो मेजरमेंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाए अगर, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? फाइनेंशियल लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट में आ जाती है ना। यानी 100, फर्ज करें ये डिवेंचर ही होते खाली, ये ना होता तो 100 रुपए कैश मिल रहा है और 5 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो 95 पे रिकॉर्ड कर लेते। जो शुरू में सीखा था फाइनेंशियल लायबिलिटी के फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो हम फाइनेंशियल लायबिलिटी इतने पे रिकॉर्ड करते। अच्छा, इसी तरह से जो शेयर इशू करने पे खर्चा होता है, शेयर इशू करने पे जो खर्चा होता है, वो आप ऐसा करिए कि देख ही लें, पेज नंबर 4 पे आइएगा, पेज 4 नोट्स में, पेज 4 तकरीबन मिड में एक हेडिंग है इंटरेस्ट डिविडेंड लॉसेस एंड गेन्स। इसका लास्ट सेंटेंस पढ़ें। कि जो इक्विटी इशू करने पे खर्चे आते हैं वो कहां जाएंगे? P&L में, वो इक्विटी में ही जाते हैं। शेयर इशू करने पे अगर खर्चा आ रहा है ना, तो वो P&L को नहीं चार्ज होता, वो इक्विटी में ही रहता है। देखें, अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, इससे हट के बता रहा हूं, अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं और शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम में से नेट होगा, और अगर फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं तो रिटेन अर्निंग डेबिट कर देंगे, P&L में नहीं जाएगा। तो इस 100 रुपए के पीछे 5 रुपए हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, और मैंने मिसाल ये बनाई कि इसमें से 90, क्या बोला था मैंने, 91 शायद, ये हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी और ये इक्विटी। 5 रुपए अगर लायबिलिटी से रिलेटेड होते तो उसको हमने लायबिलिटी में ही डेबिट करना सीखा हुआ है, और अगर इक्विटी से रिलेटेड हो तो इक्विटी में डेबिट करना है। अब इस 5 रुपए को इन दोनों में तोड़ना पड़ेगा ना फिर, तो कैसे तोड़े? 91.9 आ गया, अब इस रेशो में बांट दें। पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें। पेज 2 पे वापस पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें।
IFRS 9 है इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड तो अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेंगे हम ये सारी चीज़ें क्या जो आपने नोट्स में IFRS 9 पे लिखा हुआ है हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ लिखी है। यानी अगर आप कह रहे हैं ओरिजिनल IAS पढ़ें, IFRS 9 जो है ना वो 3 जगह तोड़ के लिखा हुआ है। यानी एक IAS के पैराग्राफ्स हैं, फिर पैराग्राफ की गिनती खत्म होती है तो एक बी शुरू हो जाता है, मतलब B1 B2 B3, फिर उसके बाद एक है एप्लीकेशन गाइडेंस, इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस, वो अलग शुरू हो जाता है। तो वो 3 जगह फैल के लिखा हुआ है। जो नोट्स मैंने आपको बना के दिए हैं वो सारा निचोड़ के बना के दिए हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने खुद पढ़ना है तो पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ के देख लें, लेकिन बहुत स्कैटर्ड है। मेरे हिसाब से लेके जाना लाजमी हो जाएगा पेपर में जितनी चीज़ें हैं बड़ी चीज़ें याद रखनी पेपर में शायद लाजमी लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको मसला लग रहा है कि ये जो इतने सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं तो फिर आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ने चाहिए, या तो ना आप सब याद रख सकें। अगर नहीं याद रख पा रहे तो आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। अच्छा, अब ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ने का तरीका, आप स्टैंडर्ड सारे पढ़ें और जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं ना आप उनको स्टैंडर्ड्स में हाईलाइट कर लें। चाहे तो छोटे छोटे वो भी लगा लें कि ये सर ने पेज नंबर फलाने पे ये वाली बात लिखी हुई है, तो उससे आपको ना मेरे नोट्स, क्योंकि तैयारी तो आप मेरे नोट्स से कर रहे होंगे ना, और ओरिजिनल स्टैंडर्ड इससे रिलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो IFRS 9 बहुत स्कैटर्ड लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ये मैंने पहले भी कहा था, चूंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत फैला हुआ मिलेगा उसमें। पॉइंट 4 डन। ये जो 2 डेबिट किए हैं लाइबिलिटी में, ये क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी या P&L, ये क्या है? ये हैं? आगे अगले पेज पे एंट्रीज देखो ना, अगले पेज के टॉप पे एंट्रीज देखे, मैंने एंट्री की हुई है। कैश क्रेडिट ये वही होगा सर डिफरेंस आएगा दोनों में। नहीं, अच्छा वो इंटरेस्ट देना इंटरेस्ट पेज 3 के टॉप पे डबल एंट्रीज की हुई है मैंने, ये क्या है? amortized cost debit payment through P&L क्या जी? payment through P&L ये अगर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बचपन याद करें, इनिशियल मेजरमेंट, अगर हमने इस लायबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना होता है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी का हिस्सा बनती है, और अगर हमने इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखना होता है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में जाती है। ये मैंने वो काम किया हुआ है, ये वो वाला काम किया हुआ है। पॉइंट 4 ओके। अकाउंटिंग करते रहे। अब इस 91 की आगे अकाउंटिंग कैसे होगी? जैसे लोन की होती है। ये पॉइंट नंबर 3 में जो दूसरा डब्बा लिखा हुआ था, पॉइंट नंबर 3 पूरा पढ़ लिया था ना, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का डब्बा लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 के अंदर, कि जैसे हमने सीखा है इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वैसे ही होगी जैसे पहले सीख आए हुए हैं। और अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हुई तो इस 91 के लिए इफेक्टिव रेट वही 10% ही होगा, क्योंकि उसी पे तो पीवी निकाली हुई है, और इस 91 को रख के जब IRR निकालेंगे तो वो 10 ही निकलना है। ये बात लिखी है ना मैंने अंग्रेजी में। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हुई फिर इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। मेहरबानी होगी सवाल वाला अगर सवाल में दे देगा तो, वरना निकालना पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हुई तो फिर इस 91 के लिए इफेक्टिव रेट वही है जो मार्केट जिससे हमने डिस्काउंट किया है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो फिर नया इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। तो इस 91 की अब ऑनवर्ड अकाउंटिंग कैसे होगी, जैसे पहले सीख के आए हैं, और इस 9 के साथ फर्दर क्या करेंगे? ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसकी कोई रीमेजरमेंट नहीं होगी। ये मैंने पॉइंट 3 में डब्बा बना के लिखा हुआ है। चलें अब यहां आते हैं, आ गए एंड पे, 5वां साल आ गया। अब या तो वो कैश लेगा या शेयर्स लेगा, दोनों में से कोई एक काम होगा। इन एनी केस लायबिलिटी तो खत्म हो रही है ना, तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। अच्छा, लायबिलिटी अब फलते फूलते कितने रुपए आ गई होगी? 91 से शुरू की थी, 100 पे आ गया होगा, कंपाउंड होते होते 100 पे आ गया होगा। तो लायबिलिटी 100 आ रही है।
अब या तो वो कैश ले लेगा 100, तो क्या एंट्री होगी? लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। और वो जो 9 रुपए इक्विटी में आ रहा है उसका क्या करें? हमने एक इक्विटी कंपोनेंट नाम का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसका क्या करें? वो तो अब नहीं है, खत्म हो गई बात, क्या करें उसका? इस पे ना इक्विटी के बारे में आईएएस बहुत स्पेसिफिक नहीं होता, ये बात आपको मैंने आईएफआरएस 2 में भी बताई थी। वो बस कहता है इक्विटी में देख लो, रखना है तो रख लो, किसी और नाम में ट्रांसफर करना है तो विद इन इक्विटी कर दो, तो रिटेन अर्निंग में करना है तो कर दें। तो इस 9 रुपए का क्या करें? रिटेन अर्निंग में कर दें। आईएएस में रिटेन अर्निंग का वर्ड नहीं है। आईएएस ने कहा हुआ है कि अगर आप इसको इक्विटी में रखना चाहें तो रखा रहने दें, वरना अगर आप किसी और ट्रांसफर में, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें विद इन इक्विटी तो कर लें। रिटेन अर्निंग का वर्ड नहीं यूज किया उसने, लेकिन रिटेन अर्निंग मुनासिब है इसके लिए। तो क्या एंट्री करेंगे? लोन डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपए, और इस 9 रुपए की इक्विटी कंपोनेंट क्रेडिट पड़ा हुआ है ना, तो इक्विटी कंपोनेंट डेबिट और इक्विटी कंपोनेंट डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। लेकिन अगर वो शेयर इश्यू करा देता है तो क्या करें? लायबिलिटी डेबिट, और लायबिलिटी कितने से डेबिट? 100 से। अब लायबिलिटी तो 100 से डेबिट होनी है, तो इसलिए शेयर इशू कर रहे होंगे वो भी फिर 100 रुपए में ही हो रहे होंगे। तो जितने शेयर इशू कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू शेयर कैपिटल क्रेडिट, और बाकी शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा, इसमें ना आईएएस की तरफ से खामोशी है कि इक्विटी कंपोनेंट की अलहदा से एंट्री करें या इसी में इकट्ठे कर दें। फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ऐसा करिए, पॉइंट नंबर 5 पढ़ लें और उसकी एंट्रीज भी देख लें, फिर बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 पढ़ लें और उसकी एंट्रीज भी देख लें। क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, इसमें ना आईएएस की तरफ से खामोशी है। जो उसमें आईकैप की बुक के अंदर उन्होंने एग्जांपल सॉल्व की हुई है, वो उन्होंने इक्विटी कंपोनेंट अलहदा रिटेन अर्निंग में रखा है, वो जो मैंने अल्टरनेटिवली से ऊपर लिखा हुआ है ना, वो किया हुआ है। और पास्ट पेपर में ये है नहीं, ताकि पता चल जाता आईकैप का क्या स्टांस है। एसीसी के सवालों के अंदर वो कंपाउंड करता है और जो भी इंक्रीज डिक्रीज बनती है वो प्रीमियम में लेके जाता है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आप चाहे अल्टरनेटिवली से ऊपर जो 2 एंट्रीज हैं वो कर लें, चाहे अल्टरनेटिवली के बाद जो एक एंट्री है वो कर लें। आईएएस की तरफ से उसमें खामोशी है। जो एसीसीए की बुक्स हैं उसके अंदर वो प्रीमियम में लेके जा रहा है, यानी पूरी एंट्री कंपाउंड कर रहा है। और जो आईकैप ने अपनी बुक में एग्जांपल दी हुई है उसमें इसने दोनों एंट्रीज अलग तोड़ के की हैं। फर्क सिर्फ प्रीमियम और रिटेन अर्निंग की अमाउंट पे पड़ रहा है तो दोनों इक्विटी है ना, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आप चाहे अल्टरनेटिवली से ऊपर वाली 2 एंट्रीज कर लें, चाहे अल्टरनेटिवली के नीचे वाली एक एंट्री कर लें, कोई इशू नहीं है। अगली क्लास कितने बजे हैं? आगे मैं सामान सा और थोड़ा सा बढ़ा लो जरा मैं काम। पॉइंट 5 डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, ठहर जाए। पॉइंट नंबर 6, चलें एक पास पेपर का सवाल देखते हैं।
ये जिनके पास पास्ट पेपर्स हैं उसमें, इनकी बुक में नहीं है क्योंकि ये अलहदा से एक IAS 8 का सवाल था। आप आइए दिसंबर 18, दिसंबर 18 के क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएं। है पास? दिसंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3। ये वही IAS 8 स्टाइल का सवाल है। ये आपको एक दफ़ा मैंने पहले भी ना IFRS 9 में दिसंबर 19 के सवाल में से एक टुकड़ा कराया था। तो ये भी ऐसा ही है IAS 8 का सवाल, लेकिन हम इसको बस प्रैक्टिस के लिए IAS 32 का कर लेते हैं। तो दिसंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3, छोटा सा पैराग्राफ है, पढ़ लें। हाँ जी, छोटा सा पैराग्राफ है यार। अभी तो निकल है? निकल अच्छा, पढ़ लिया? अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है ना पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन, द रिलेटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन इशुएंस एंड इंटरेस्ट पेड एट ईयर एंड हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, इस लाइन को इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं आपको ये सवाल IAS 8 का नहीं, मैं तो आपको IAS 32 का सवाल करा रहा हूं। तो उसके लिए मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि इसकी एंट्रीज कर लेते हैं 2017 के लिए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 17 एंट्रीज कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? हमें जो कैश मिल रहा है उसको तोड़ना पड़ेगा लायबिलिटी कंपोनेंट में और इक्विटी कंपोनेंट में। तोड़ लेते हैं। फर्स्ट जनवरी 17 कैश कितना मिल रहा है? 150 मिलियन, और हम इसकी कहीं बताइए फेयर वैल्यू कितनी? जिस तरह अभी क्वेश्चन 1 किया था तो बताई हुई थी ना, तो कहीं ऐसी कोई बात की इसकी फेयर वैल्यू के बारे में? तो बस ठीक है, फिर ये ट्रांजैक्शन प्राइस ही फेयर वैल्यू है। तो 150 मिलियन रुपए, 150 मिलियन हो जाएगा डेबिट 150। अब इस 150 का कर लेते हैं दो टुकड़े। कैसे करें? 11% पे मार्केट में चल रहा है कितना? 11%, 11%, जबकि हमने कितना देना है? 8 8। तो इस 8 रुपए के हिसाब से 11% डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। कितने साल के हैं डिबेंचर? 17, 18, 19, 20। इसमें स्टूडेंट एक जज्बाती गलती क्या करता है कि 17 में इशू कर रहे हैं, 2020 में ख़त्म है, 17, 20 3 साल, 1 जनवरी 17, तो 17, 18, 19, 20 4 साल हैं। तो इसके लिए हम लायबिलिटी कंपोनेंट निकाल लेते हैं। लायबिलिटी कंपोनेंट निकलेगा 2017 में जो 8 रुपए मिलना है इस पे लगा देते हैं 8 रुपए ना, 150 सॉरी 150 का 8 कितना बन गया? 12 मिलियन। इस 12 मिलियन पे लगा देते हैं एनविटी 11% पावर -4 11%, और रिडेम्पशन पे 150 वापस मिल जाएगा, या रिडेम्पशन पार पे नहीं है?
पार पे ही है, तो 150 वापस मिल जाएगा। इस पे लगा लेते हैं सिंगल अमाउंट। जी कितना? 36.04। टोटल बता रहे हैं, टोटल आ गया इसका 136.04। और टोटल इंस्ट्रूमेंट कितने का है? 150। तो इक्विटी कंपोनेंट कितना हुआ? 13.96। तो लाइबिलिटी में आ जाएगा 136.04 और यहाँ आ जाएगा 13.96। इसी दिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तोड़नी पड़ेगी। कितनी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट? 4 मिलियन। तोड़ लें। जो लायबिलिटी का हिस्सा है वो यहीं जाएगा और जो इक्विटी का हिस्सा है वो भी यहीं जाएगा। तो 4 मिलियन को इस रेशो में तोड़ लेते हैं। 4 मिलियन इंटू 136.04 डिवाइडेड बाई 150। 4 मिलियन इंटू 13.96 डिवाइडेड बाई 150। और कैश क्रेडिट 4, इधर क्या आ गया? 3.63 और 0.37। ये हमने पहली एंट्रीज कर ली। ओके, चलें अब 31 दिसंबर पे आते हैं। 31 दिसंबर पे आते हैं और चूंकि बस 1 साल की एंट्रीज ही हैं, इधर आ जाता हूँ, तो स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तो साल है। ईयर एंड पे आके 31 दिसंबर 17 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। किस पे कौन सा रेट लगाऊं? 136.04 माइनस 3.63। ये हो गई इसकी अब टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम फाइनेंशियल लायबिलिटी में से लेस करते हैं ना। देखें ये क्रेडिट हुआ हुआ और ये डेबिट हुआ हुआ है, तो नेट हो जाएगा। और इस पे कौन सा रेट लगा दूं? 11.85। तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने रेट दे दिया, ना दिया होता तो हमें निकालना पड़ता। एक ये एंट्री हो जाएगी और दूसरी एंट्री लायबिलिटी कंपोनेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना देना है हमने इंटरेस्ट? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो 8%, तो 150 मिलियन का 8% 12 मिलियन। ये 2017 की एंट्रीज। अच्छा, वो इधर आएंगे सलमान साहब या उधर आके इंतजार कर रहे होंगे? मेरे ख्याल से मेरे को उधर नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 6 बजे तक आ गया तो ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। चलें नोट्स पे आए वापस। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 ये है कि अगर हम एंड का इंतजार ना करें
और पहले ही इन्वेस्टर से कहें यार हम पैसे वापस करना चाह रहे हैं, अब हमारे पास बहुत पैसे आ गए हैं, यानी हम लोग आखिरी डेट से पहले ही इसको रिडीम करना चाहें, तो कैश ही देना होगा या शेयर्स भी इशू कर सकते हैं? नहीं, शेयर्स तो उन्होंने एंड पे लेने थे ना हमसे, हम उनको कहते हैं पहले कि नहीं यार ये पैसे रख लो, ख़त्म करो मामला, ये रफा दफा कर लो, तो हम तो उसको पैसे ही देंगे। मर्जी उनकी, अगर वो नहीं, उनकी मर्जी एंड पे होनी थी, अभी नहीं होनी थी। मतलब वो अगर कहें कि हमने एंड का इंतजार करना है तो हम तो नहीं, हम दे रहे हैं ना कि नहीं रखो पैसे, हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम इशूअर हैं ना, हमारे पास ऑप्शन है ख़त्म करने की। अगर नहीं हो, ऑप्शन नहीं, अगर जो लोन लेने वाला है वो कल को जल्दी वापस करना चाहे तो वो कानून रोकेगा तो नहीं उसको? अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है तो मैं बैंक को जल्दी वापस नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ ये रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब और आपने कहा हुआ है कि चाहे लोन लेना चाहे तो नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। अगर हमने जिन लोगों से डिबेंचर इशू करके पैसे लिए थे उनको हमने ये कहा था कि 10 साल के बाद हम पैसे वापस करेंगे, चाहो तो पैसे ले लेना चाहे शेयर दे लेना। अब हम 4 साल बाद ये सारा कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हम ज़्यादा लोन नहीं अपने सर रखना चाहते, अब हमने बड़ा कमाना शुरू कर दिया है। तो क्या लोन पे ऑफ नहीं हो सकता? बैंक से लोन लिया हो तो पे ऑफ नहीं हो सकता? मुझे तो अजीब लग रहा है थोड़ा इसका। अच्छा चलें, कन्वर्टेबल छोड़ें, अगर लोन लिया तो क्या पे ऑफ नहीं हो सकता? हो सकता है ना पे ऑफ। तो इसमें लोगों को बुरा क्या लग रहा होगा कि यार हमने तो शेयर्स के ख्वाब देखे हुए थे, तो उनको ज़्यादा पैसे दे देंगे, ज़्यादा देने पड़ेंगे ना। यानी अगर हम उनको पैसे दे रहे हैं तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम पैसे ज़्यादा नहीं देंगे तो झगड़ा करेंगे। अच्छा, अगर तो ये कॉन्ट्रेक्चुअली पॉसिबल ही ना होता, लीगली पॉसिबल ही ना होता, तो फिर ये टॉपिक ही नहीं है। ये जो पॉइंट 6 अब पढ़ाने लगा हूं, ये टॉपिक ही तब है जब हम ये काम कर सकते हैं। तो अगर हम कर सकते हैं क्या कि हमने जो डिबेंचर इशू किए हुए थे और पैसे लिए हुए थे हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं कि हमने जो डिबेंचर यानी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था वह हम रीपरचेज कर रहे हैं, उनसे हम खरीद रहे हैं ना, तो हम रीपरचेज कर रहे हैं। सारे भी खत्म हो सकते हैं, यह भी हो सकता है कि हम कहें यार 20% वापस कर दो, पार्शल भी हो सकते हैं। तो हम अगर अपने इशू किए हुए डिबेंचर खत्म करना चाहें, मामला क्लोज करना चाहें, बस खत्म, अब हम मजीद पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं रखना चाहते, तो यह कहलाता है कि हम कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की रीपरचेज कर रहे हैं। अब जब रीपरचेज करेंगे तो फिर हमें पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अब जब पैसे देने पड़ेंगे तो उस पैसे को कैश क्रेडिट और डेबिट किस में करें? सारा का सारा लायबिलिटी में। सारा नहीं, क्योंकि ज्यादा दे रहे हैं तो शेयर किससे का? तो हम शेयर्स के भी तो हिस्से का पैसा है ना उसके अंदर, तो हम जो पैसे दे रहे हैं हमें इसको लायबिलिटी और इक्विटी में तोड़ना पड़ेगा। जिस तरह पैसे लेते हुए तोड़ते थे तो उस तरह पैसे देते हुए भी तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर इक्विटी छोड़ दें, सिर्फ लायबिलिटी की बात करें, तो लायबिलिटी सेटल करते हुए जो भी गेन लॉस होता है वो पीएनएल को जाता है ना, इक्विटी में पीएनएल को नहीं जाता। यानी अगर हम कोई शेयर्स रीपरचेज करके खत्म कर रहे हैं तो वो गेन लॉस पीएनएल, वो पीएनएल वाली चीज ही नहीं है। तो हमें अगर ये रीपरचेज करते हुए कुछ पैसे देने हैं तो उसको तोड़ना पड़ेगा कि लायबिलिटी में कितना और इक्विटी में कितना। क्यों? क्योंकि जो लायबिलिटी वाला पोर्शन होगा उससे गेन लॉस निकलना होगा, जैसे वो लायबिलिटी की अभी एक्सटिंग्विशमेंट नहीं पढ़ रहे थे, लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं, तो उस पर गेन लॉस निकलना होगा, वो पीएनएल में जाएगा, और जो इक्विटी से रिलेटेड होगा उस पर कोई गेन लॉस नहीं निकलना होगा। तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। अब इसको तोड़ना कैसे? पॉइंट नंबर 6 में देखिए एक टेबल बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 6 में एक टेबल बनाया हुआ है, 2 टेबल इनफैक्ट बने हुए हैं। पेज नंबर 3 पे आप देखिए 2 टेबल बने नजर आ रहे हैं। पहले वाला टेबल पढ़ के देखिए, समझ आता है कुछ?
जी। मार्केट रेट चेंज हो गया होगा। मार्केट रेट हो सकता है चेंज हो गया हो, उस दिन जो चल रहा होगा वो। पहले हम लेते थे पहले दिन वाला, तो अब लॉजिकल बात है जिस दिन हम ये रीपरचेज कर रहे हैं उस दिन वाला मार्केट रेट लेना चाहिए। काम वही कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं कि हम लोग इन कैश फ्लोज को इग्नोरिंग कन्वर्जन हम लोग मार्केट रेट पे डिस्काउंट कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, पहले चूंकि पहले दिन ये काम कर रहे थे इसलिए सारे कैश फ्लोज ले रहे थे। अब हम दरमियान में किसी डेट पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो अब कौन से कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है, जो रिमेनिंग रह गए। और ये काम पहले दिन कर रहे थे तो पहले दिन वाला मार्केट रेट, अब हम दरमियान में खड़े होकर कर रहे हैं 2-4 साल गुजरने के बाद, तो फिर तब का है मार्केट रेट। तो ये वो फिगर होगी जो लायबिलिटी वाला पोर्शन बनता होगा, और इस पोर्शन से लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट निकालेंगे तो गेन लॉस आ जाएगा। अच्छा, दूसरा टेबल क्या बता रहा है? जो टोटल पे किया है उसमें से लायबिलिटी छोड़ दें तो बाकी इक्विटी के लिए। ठीक है, अगले पेज पे इसकी एंट्री भी देख लें, अगले पेज के टॉप पे इसकी एंट्री भी देख लें। ये कंसीडरेशन पेड फॉर लायबिलिटी है, जी जी ये जो लेस हो रही है जी। इक्विटी निकालने की, ये लॉस वाली अमाउंट है। नहीं 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 नहीं, देखें कैरिंग अमाउंट फिगर्स लेके बताता हूं ना, आसानी हो जाएगी। 2-4 साल गुजरने के बाद लायबिलिटी हमारी बुक्स में आ रही थी 75 और इक्विटी कंपोनेंट तो वही जो पहले दिन था वो आ रहा था 7। ऐसी खुद ही फिगर्स बनाई है मैंने। अब हम लोग जो पैसे दे रहे हैं टोटल कंसिडरेशन पेड, टोटल वो दे रहे हैं हम 92। ये ऐसी फिगर्स मैंने खुद ली हैं। इसमें से कंसिडरेशन फॉर लायबिलिटी कितनी, कैसे निकालें है, कैसे निकाल, नहीं रेशो में नहीं, फ्यूचर कैश रिमेनिंग कैश तो उसकी पीवी वो आ गई लेट से 80। तो फिर इक्विटी के कितने पैसे दे रहे होंगे, बल्कि 82। इक्विटी के कितने पैसे दे रहे होंगे 10। इक्विटी पे तो कोई गेन लॉस नहीं है ना, इक्विटी तो इक्विटी है। लायबिलिटी पे कितना लॉस या गेन हो गया, अरे 81 जी। लायबिलिटी पे कितना गेन या लॉस, लॉस हो गया। तो लायबिलिटी अपनी बुक्स में से खत्म कर देंगे 75, लॉस हो गया इस पे कितना 6 का। 6 कैसे, 81 कीमत देनी पड़ रही है, बुक्स में 75 है। ये जो मैंने ऊपर पिछले पेज पे पहले टेबल से बताया हुआ है, पॉइंट नंबर 6 के पहले टेबल से जो बताया हुआ है, ठीक है। 81 माइनस 75, 6 का लॉस हो गया, ये लॉस आ गया। इक्विटी कंपोनेंट बुक्स में कितना था, सॉरी इक्विटी के पैसे कितने दे रहे हैं 11, इक्विटी कंपोनेंट 11 और कैश कितना क्रेडिट 22। ये जो पेज के शुरू पे एंट्री है ना ये की हुई, इक्विटी कंपोनेंट आता है बुक्स में। अच्छा अब जो इक्विटी कंपोनेंट बुक्स में पहले कितना आ रहा था 7, हमने डेबिट क्या कर दिया 11। अब इसमें 4 का एक डेबिट बैलेंस आ गया ना, चाहो तो पड़ा रहने दें, चाहे तो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दें। ओके, अगले पेज पे पॉइंट नंबर सी देख लें, पॉइंट सी, पेज नंबर 4 पे पॉइंट सी।
पेज 4 के टॉप पे जो एंट्री की है वो मैंने वो है जो बोर्ड पे लिख के दिखाई है, उधर आइएगा। ये जो पेज 4 के टॉप पे एंट्री है ना वो ये है। ओके ओके कि नहीं? पॉइंट सी डन, ठीक है। अच्छा, अगर इस पे ऑफ करने में भी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही हो फिर ये सारा मामला करने में कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही है तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? शुरू वाली ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या किया था? तोड़ा था ना, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। किस रेशो में? इस रेशो में। पहले हमें पैसे मिले होते थे, उसको तोड़ा होता, तब पैसे दिए उसको तोड़ा हुआ है। तो पहले मिले हुए पैसों के रेशो में, अब दिए हुए पैसों के रेशो में। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई तो इस रेशो में तोड़ना पड़ेगा, जो इक्विटी के हिस्से में निकलेगी। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, जो इक्विटी के हिस्से निकलेगी उसका डेबिट कहां जाएगा? और जो लायबिलिटी के हिस्से में निकलेगी वो एक्सपेंस बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर सी पढ़ लें, पॉइंट नंबर बी, पेज 4 पे पॉइंट नंबर बी पढ़ लें। ओके अच्छा, बस छोटी छोटी चीजें कुछ देख लें। ट्रेजरी शेयर्स ये होते हैं कि अगर हम अपने ही शेयर्स खरीद लें, तो मार्केट से अगर हम अपने ही शेयर्स खरीद लें, तो जो मार्केट से अपने ही शेयर्स खरीद लेते हैं तो ये इक्विटी में एक नेगेटिव आ जाता है। ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं उनको, इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो इक्विटी में एज अ नेगेटिव शो हो रहे होते हैं, उनको ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं। ये वो लिखा हुआ है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉसेस, गेन्स, ये भी सीधी सी बात लिखी हुई है कि अगर हमारी लायबिलिटी है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट, गेन, लॉस सब P&L में जाएगा, और अगर इक्विटी है तो वो सब इक्विटी में जाएगा। ये इंटरेस्ट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और प्रेफरेंस शेयर्स, अब आपने करना ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी ना IS में मुख्तलिफ जगह पे लिखा हुआ था। एक किताब का मैंने पहले भी जिक्र किया था, ग्रिपिंग IFRS। उन्होंने एक टेबल बनाया जो मुझे बड़ा पसंद आया। ICAP की बुक में ये इतना एडवांस नहीं लिखा हुआ, ये जो अब मैं बता रहा हूं आपको, ये ICAP की बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन IS में है, और उसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन बना के एक टेबल बनाया हुआ है ग्रिपिंग IFRS की बुक में। मुझे बड़ा पसंद आया वो टेबल, वो मैंने अगले पेज पे छाप दिया है। अब आपने करना ये है कि ये जो पेज नंबर 5 के ऊपर एक टेबल छपा हुआ है ना, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। है आसान सा, है आसान, बड़ा कॉन्सेप्चुअल, आपको समझ आएगा। ये पढ़ने की कोशिश करिएगा, और फिर आखिरी पेज पे ऑफसेटिंग की बात है, वो भी पढ़ के समझ आ जाएगा। वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। ओके अच्छा, अब उसके अलावा ढेर सारा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि एक तो आपने ये जो पीछे मेरे नोट्स के क्वेश्चन 2 और 3 रह गए हैं, ये दोनों करिएगा आसान से। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 करने के बाद आपने पास्ट पेपर का दिसंबर 17 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है। दिसंबर 17 क्वेश्चन नंबर 4, ये यासर साहब की बुक में भी है, इसी चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ना शुरू में क्वेश्चन 2 आ रहा होगा शायद। दिसंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 4 है, लाहौर स्टील लिमिटेड के नाम से। ये अच्छा सवाल है, ये इसी के ऊपर है, रीपरचेज के ऊपर। लेकिन इसके सोल्यूशन में ICAP में गलती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की इन्होंने गलती की हुई है, वो आप खुद भी देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो इसका सोल्यूशन फिर मैं दे रहा हूं साथ, आपको प्रिंट दे देता हूं अभी। इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूं, ICAP का भी देखना, जरूर देखिएगा, उसमें गलती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट गलत की हुई है उसके अंदर। तो ये सवाल आपने करके आना।
होमवर्क ज़्यादा हो गया? करना है रिपोर्टिंग पास करनी है, करना है। तो IS 32 ख़त्म करके आना है। IS 32 ख़त्म। नहीं पहले कर दें। सही बुखारी में रिवायत है और ये भी ख़वातीन से ही रिलेटेड है, और चूंकि जो इसकी रावियाँ हैं वो भी खातून हैं और आपसे हमसे बात भी उन्हीं की हो रही थी, इसलिए ये नसीहत है तो औरत स्पेसिफिक, लेकिन नसीहत नसीहत है। सईदा इस्मा बिनते यजीद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो आप ने हमें सलाम किया और फरमाया, यानी नसीहत कर रहे हैं। अब चूँकि कर औरतों को रहे हैं इसलिए टिपिकली वो वर्ड्स औरतों वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन नसीहत नसीहत है। सुनो, नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी से बचना, नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी से बचना। अब ये जनरल नसीहत है, लेकिन चूंकि आगे सवाल करने वाली औरत थी तो फिर इसलिए जवाब औरत स्पेसिफिक आ गया। मैंने सवाल किया, यानी जो रावियाँ हैं, कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी क्या है? आप तुमने फरमाया, हो सकता है तुम में से कोई खातून एक लंबा अरसा अपने वालिदैन के घर गुजारे, फिर अल्लाह ताला उसको शौहर नसीब करे और उससे उसको औलाद अता करे, फिर किसी बात पर गुस्से में आकर वह नाशुक्री करे और कहे कि मुझे तुझसे कभी कोई भलाई ही नहीं मिली। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आ गया कि शौहर की नाशुक्री। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।